आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स 2i प्लस जे माइनस 2k एंड माइनस 3/5i माइनस ऑफ माइनस 4/5j प्लस 6k। दो वेक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं। इन दोनों वेक्टर्स की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और हमें पता है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड एक्चुअली उस वेक्टर की लेंथ या नॉर्म होती है। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की कैसे फाइंड करते हैं उसका जनरल भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है इन जनरल, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके पास ये वाला वेक्टर है इन जनरल a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये कोई एक जनरल वेक्टर मैंने 3 डायमेंशन में जो है वो लिख दिया है। a1 a2 a3 के हैं, इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं। इस वेक्टर को लेट से जो है वेक्टर ए का नाम देता हूँ। अगर आपने इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है जिसको इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस वेक्टर के जो 3 कंपोनेंट्स हैं a1 a2 a3, तीनों कंपोनेंट्स का हम स्केयर लेंगे a1 स्केयर प्लस a2 स्केयर प्लस a3 स्केयर। तीनों कंपोनेंट्स का स्केयर लेके इनको आपस में एडअप कर देंगे और उनका स्केयर रूट ले लेंगे। तो स्केयर रूट लेने के बाद इन दी एंड आपको जो आंसर मिलेगा उसको गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहेंगे। वो मैग्नीट्यूड आपको गिवन वेक्टर्स की लेंथ या उनके नाम के बारे में बताता है। ठीक है, तो वेक्टर आपके पास कौन सा पहला वेक्टर गिवन है वो है 2i प्लस जे माइनस 2k। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसका जो पहला कंपोनेंट है 2, इसका स्केयर लेंगे। उसके बाद प्लस दूसरा कंपोनेंट जे के साथ 1 है जो कि नहीं लिखा हुआ यहाँ पे क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 का स्केयर लेंगे। इसी तरह थर्ड कंपोनेंट जो कि है -2 है, इसका स्केयर लेंगे। तीनों ही कंपोनेंट का स्केयर करके उनको आपस में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद उनका स्केयर रूट ले लेंगे। और स्केयर रूट लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो स्केयर रूट ऑफ 9 किसकी इक्वल होगा? स्केयर रूट 9 आपके पास आ जाएगा आंसर 3 के इक्वल। याद रखना यहाँ पे आप लोगों ने प्लस माइनस 3 जो है नहीं लिखना, सिर्फ प्लस लिखना है क्योंकि मैग्नीट्यूड आपको वेक्टर की लेंथ के बारे में बताता है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होती। इसलिए आर की मैग्नीट्यूड या कह लें कि स्क्वायर रूट का आंसर आप लोगों ने क्या करना है, प्लस में ही हमेशा लिखना है। इन दी एंड आपको आर के या गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड का आंसर जो है वो मिल जाएगा जो कि क्या है 3 है यहाँ पे। इसी तरह जो दूसरा वेक्टर यहाँ पे गिवन दिया गया है इसके भी कंपोनेंट्स आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। पहला कंपोनेंट -3/5, इसका स्केयर लेंगे। उसके बाद प्लस जो दूसरा कंपोनेंट आपके पास ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। और +4/5 आपके पास यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है, उसका स्केयर स्केयर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद प्लस जो तीसरा कंपोनेंट है 6, उसका स्केयर लेके इन तीनों स्केयर्स को आपस में ऐड करके उसका स्केयर रूट ले लेना है। स्केयर लेंगे, ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आप लोगों को आता है। और इन दी एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा स्केयर रूट ऑफ 5। स्केयर रूट ऑफ 5 कैसे आएगा? यहाँ पे अगर आप नोट करें तो आपके पास आंसर आ रहा है स्केयर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 25। इसको हम लिख सकते हैं स्केयर रूट ऑफ 125 और डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 25। तो दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे थे, उनका स्केयर रूट जो इन्वॉल्व हो रहा था हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्केयर रूट को सेपरेट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप नोट करें तो जो न्यूमरेटर में आपके पास स्केयर रूट ऑफ 125 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं स्केयर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, या आपके पास 125 ही बनेगा, डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 25। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को सेपरेट करने से स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ 25 इन्वॉल्व हो रहा है। इन दोनों को हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो इन दी एंड फाइनली आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1, जिसको हम
स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है सिंपली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, जो सेकंड वेक्टर आपको गिवन दिया गया है उसके मैग्नीट्यूड का आंसर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी, फाइंड वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी, बी ए, सी बी, बी ए, आल्सो प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो गिवन क्या दिया गया हमें, 3 पॉइंट्स हमें गिवन दिए गए हैं ए बी और सी, और हमें पता है जब हमें 3 पॉइंट्स गिवन दिए गए हैं स्पेस में तो एक्चुअली हमें उन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर जो है वो गिवन दिए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंट ए की बात करें जिसके कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे 1, 2, -1, ये पॉइंट ए के कंपोनेंट्स हैं। जब भी आपको कोई पॉइंट गिवन दिया गया होता है स्पेस में, इसका मतलब ये होता है कि आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन दिया गया होता है। पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और गिवन पॉइंट तक जो है वो जाके ख़त्म हो जाता है। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, फिर वेक्टर ओ ही होगा। और इसका आंसर क्या होगा, आपके पास पहला कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट 1 आ रहा है तो 1i, जिसको हम सिंपली 1i को जो है वो i लिख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 2 है तो प्लस 2j। और उसके बाद इसी तरह तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1k, जिसको हम जो है सिंपली -k लिख सकते हैं। तो जब भी आपको कोई पॉइंट गिवन दिया जाता है कंपोनेंट वाइज तो एक्चुअली आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो गिवन दिया गया होता है क्वेश्चन में। तो पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम उस पॉइंट का जो है वो पॉइंट्स के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम गिवन पॉइंट्स के जो है वो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। और अगर आपको पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर बताओ तो उन पॉइंट से जो है वो अगर कोई नए वेक्टर्स बन रहे हैं तो आप उन वेक्टर्स को भी जो है वो वेक्टर की फॉर्म में जो है वो उनके आंसर को भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया है वेक्टर ए बी फाइंड आउट करें, तो वेक्टर ए बी कैसे मिलेगा आपको, उसका मैथमेटिकल फॉर्म में आपको आंसर कैसे मिलेगा, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि जो सेकंड नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ होगा बी, उसके पोजीशन वेक्टर में से आप लोगों ने क्या करना है, जो पहले नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ होगा ए, उसके पोजीशन वेक्टर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से जब ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो आपको जो वेक्टर ए बी है उसकी वेक्टर की फॉर्म में आंसर जो है वो उसका मिल जाएगा। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आपको बी पॉइंट के पॉइंट्स गिवन है, उसके कंपोनेंट्स को यूज करते हुए आप बी का पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। इसी तरह ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो ए के कंपोनेंट्स को यूज करके बना सकते हैं। तो बी के पोजीशन वेक्टर का ith कंपोनेंट जो है वो -3 होगा, jth कंपोनेंट या सेकंड कंपोनेंट 1 होगा, और kth कंपोनेंट या थर्ड कंपोनेंट जो है वो 2 होगा। इसी तरह ए का फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, सेकंड कंपोनेंट 2 है, और थर्ड कंपोनेंट क्या है वो -1 है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में से हम क्या करेंगे, दोनों की करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को क्या हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, या ये कह सकते हैं कि बी के जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनमें से ए के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को माइनस करेंगे। इन द एंड आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके पास एक्चुअली किसका आंसर होगा, ए बी जो वेक्टर है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म का आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो बी का जो पहला कंपोनेंट -3 है उसमें से जब हम ए का पहला कंपोनेंट 1 जो है उसको माइनस करेंगे तो -3 और -1 ये आपके पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो नया वेक्टर ए बी आपको मिलेगा उसका पहला कंपोनेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे -3 -1 जो कि एक्चुअली क्या बनेगा -4, और साथ में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले कंपोनेंट को जो है माइनस किया यहाँ पे। इस तरह जब दूसरे कंपोनेंट को माइनस करेंगे तो 1 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 को माइनस करेंगे तो 1 - 2, और इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे जे आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट्स को माइनस कर रहे हैं। इसी तरह थर्ड कंपोनेंट 2 में से -1 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस -1 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 + 1 बन जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, के बन जाएगा। तो 1 - 2 वो -1 जे के साथ आ जाएगा, और 2 + 1 3 वो 3 के साथ आ जाएगा। ओवरऑल आपके पास आंसर आएगा -4i -j + 4k। ये किसका आंसर होगा, ये वेक्टर ए बी का आंसर होगा। इसी तरह अगर आप लोग जो है वो वेक्टर बी सी इसका आंसर फाइंड आउट करना चाहें तो सेकंड नंबर के पे कौन सा पॉइंट है, सी है, तो सी के पोजीशन वेक्टर में से जो फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है बी, उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, सी में से बी को माइनस करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को माइनस करना है। तो हम नोट करेंगे यहाँ पे कि अगर हम 0 में से -3 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0 + 3 जो कि 3 बन जाएगा। -4 में से
1 को माइनस करेंगे तो -4 -1 ये आपके पास बन जाएगा -5, साथ में आ जाएगा जे। और इसी तरह 3 में से जब हम 2 का माइनस करेंगे तो 3 - 2 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर 1 के। ओवरऑल आपके पास जो वेक्टर बी सी है उसका आंसर आएगा 3i - 5j प्लस के। इसी तरह जो बाकी वेक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहे गए हैं, आप उनके आंसर भी जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट जो वेक्टर ए बी और बी सी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, ये आपके पास वेक्टर ए बी था और ये आपके पास जो है वेक्टर बी सी है, इन दोनों के सम का आंसर जो है वो वेक्टर ए सी उसके इक्वल आएगा। तो आप लोगों ने वेक्टर ए सी भी जो है वो फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, जब तीनों वेक्टर के आंसर आपको मिल जाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, जो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी हैं, इनके जो आंसर आपको मिले होंगे इनको आपस में ऐड कर देना है और देखना है कि आपका आंसर वेक्टर ए सी के इक्वल आता है नहीं आता। ठीक है, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी इन दोनों के आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हुए हैं। ए बी का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, -4i -j प्लस 3k, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह जो वेक्टर बी सी है इसका आंसर भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने इन दोनों के आंसर को आपस में ऐड करना है, या दोनों वेक्टर्स को हम लोगों ने आपस में ऐड करना है। ठीक है, और चेक करना है कि हमारा आंसर जो है वो वेक्टर ए सी के इक्वल आता है नहीं आता। तो वेक्टर ए सी भी जो है आप लोगों ने से पहले जो है वो पार्ट में फाइंड आउट कर लिया होगा, वो आप लोगों ने क्या कर लेना है, नोट रखना है कि वो उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ताकि आप इन देर बता सके कि आपका आंसर जो है यही वेक्टर आ रहा है नहीं आ रहा। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ के पास जो है वो वेक्टर ए बी है और प्लस ये आपके पास क्या है, वेक्टर बी सी है। इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, -4i और +3i। तो -4i +3i आपके पास बन जाएगा -i। उसको इस तरह -j या -1j और -5j ये आपके पास बन जाएगा -6j और +3k और +k, तो ये आपके पास बन जाएगा +4k। ओवरऑल आपके पास आंसर आ रहा है दोनों वेक्टर्स को सम करने के बाद -i -6j और +4k। और ये आंसर आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने जब पहले पार्ट में वेक्टर ए सी का आंसर इवेलुएट कर लेंगे तो उसका भी आंसर आपके पास आएगा -i -6j +4k। और ये किसका आंसर है, वेक्टर ए सी का आंसर है, इसलिए हम जो है इस वेक्टर की जगह वेक्टर ए सी जो है वो लिख सकते हैं। और ये किसका आंसर आ रहा है, ए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इन दोनों के सम का आंसर जो है वेक्टर ए सी आ रहा है। तो हैंस आप जो है वो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट यहाँ प्रूव हो जाएगा कि वेक्टर ए बी प्लस बी सी दोनों के सम का आंसर जो है वेक्टर ए सी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, गिवन r1 इज इक्वल टू दिस वेक्टर, r2 इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड r3 इज इक्वल टू दिस वेक्टर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ r3। पहला पार्ट ये है कि R3 की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। उसके बाद दूसरा पार्ट ये है कि तीनों वेक्टर्स को सम करके जो नया वेक्टर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। और उसके अलावा तीसरा पार्ट ये है कि पहले वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2r - 3r2 - 5r3 इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इसका जब आपको आंसर मिल जाएगा तो रिजल्ट में आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, उस नए वेक्टर की भी आप लोगों ने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो जो जो वेक्टर्स यहाँ पे गिवन दिए गए हैं उन सभी वेक्टर्स को फाइंड आउट करके, पहले R3 को तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन दिया गया है। उसके अलावा ये तीनों वेक्टर का सम, वो भी एक नया वेक्टर मिलेगा। और ये भी जो वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों वेक्टर्स को फाइंड आउट करके आप लोगों ने फिर बाद में क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जो भी आपको रिजल्ट में नया वेक्टर मिलेगा। तो सबसे पहले हम R3 की बात करते हैं। R3 जो कि हमें वेक्टर क्वेश्चन में ही गिवन दिया गया है, -i + 2j + 2k, ये आपके पास वेक्टर है R3। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स को, पहला कंपोनेंट -1 है, दूसरा कंपोनेंट 2 है, तीसरा भी कंपोनेंट भी 2 ही है, इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट का स्केयर करके उनको आपस में ऐड कर देंगे और उनका स्केयर रूट ले लेंगे। तो 1 + 4 + 4 9 और 9 का स्केयर किसके इक्वल आएगा, वो 3 के इक्वल आएगा। तो पहले जो वेक्टर R3 है, पहले पार्ट में आपको जो गिवन दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने तीनों वेक्टर का सम फाइंड आउट करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, इन तीनों वेक्टर्स का जो क्वेश्चन में हमें गिवन दिए गए हैं R1 R2 और R3, इनका सम फाइंड आउट करेंगे और उसको नया वेक्टर R का नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपके पास है वेक्टर R1 प्लस
ये आपके पास है वेक्टर R2, उसके बाद प्लस तीसरा वेक्टर आपके पास नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लस के बाद जब हम नेगेटिव ऑफ आई लिखेंगे तो आपके पास इन दी एंड जो है वो नेगेटिव आई ही बन जाएगा। सो 3i प्लस 2i ये बन जाएगा आपके पास 5i, और 5i में से जब हम 1i माइनस करेंगे तो इन दी एंड आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4i। उसके बाद इसी तरह -2j और -4j ये बन जाएगा -6j, और -6j में जब 2j ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -4j। इसी तरह प्लस के -3k इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -2k, और -2k और +2k इसका आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0k। ठीक है, तो ओवरऑल तीनों वेक्टर के सम का आंसर आपके पास यहाँ पे आ रहा है -4i -4j प्लस 0k। और इसका हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाउंड करना है, जो कि फाउंड करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तीनों ही कंपोनेंट्स के स्क्वायर करके उनको आपस में ऐड करके उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, और इन दिन जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपके ये जो तीन वेक्टर के सम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सम में जो आपको जो नया वेक्टर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 32। इसको स्क्वायर रूट ऑफ 32 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट आपके पास आंसर आएगा 4, और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज ही रहेगा। तो आंसर आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये है आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर। यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आंसर। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। 2r1 माइनस 3r2 माइनस 5r3 को वेक्टर r का नाम दे दिया है, और यहाँ पे जो वेक्टर r1 r2 r3 हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं, उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 को जब वेक्टर r1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 के साथ यहाँ के साथ जो 1 लिखा हुआ है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2r1 का आंसर आपके पास आएगा 6i माइनस 4j प्लस 2k। इसी तरह -3 इंटू 2i माइनस 4j माइनस 3k इसका आंसर आपके पास आएगा 3 -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे -6i, -3 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा +12j, और -3 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे +9k। और सिमिलरली -5 को जब हम -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा +5i, -5 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -10j, और -5 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास अगेन आएगा -10k। तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6i -6i ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और बच गए आपके पास यहाँ पे 5i। तो आई वाली जो टर्म आपके पास आ रही है वो 5i आ जाएगी। उसके बाद इसी तरह -4j +12j ये आपके पास बन जाएगा +8j, और +8j और -10j ये आपके पास बन जाएगा -2j। तो -2j आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह +2k और +9k ये +11k बन जाएगा, और +11k और -10k ये आपके पास बन जाएगा +1k, और 1 को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आपके पास ये जो वेक्टर है जिसको हम लोगों ने वेक्टर r का नाम दिया, इसका आंसर आपको मिलेगा 5i माइनस 2j प्लस k। ये आप इस वेक्टर का हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि मेरे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनको स्क्वायर करके आपस में ऐड करके उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, और आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो ये है जो सेकेंड वेक्टर आपको, जो थर्ड वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है उसके मैग्नीट्यूड का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं गिवन r1 इज इक्वल टू दिस वेक्टर, r2 इज इक्वल टू दिस वेक्टर, r3 इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड r4 इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो 4 वेक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं। कह रहे हैं फाइंड स्केलर्स a b एंड c सच दैट वेक्टर r4 इज इक्वल टू a इंटू r1 प्लस b इंटू r2 प्लस c इंटू r3। तो कंडीशन हमें ये गिवन दी गई है कि जो फोर्थ वेक्टर r4 है वो इक्वल होगा a इंटू r1
प्लस बी इंटू आर टू प्लस सी इंटू आर थ्री। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो ए बी और सी इन्वॉल्व हो रहे हैं हम लोगों ने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। और कंडीशन आपके पास क्या है, वेक्टर आर फोर जो है वो जो राइट हैंड साइड में सम लिखा हुआ है ए इंटू आर वन प्लस बी इंटू आर टू प्लस सी इंटू आर थ्री इसके इक्वल है, ठीक है। तो वेक्टर्स जो चार वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे आर वन, आर टू, आर थ्री एंड आर फोर, ये चार वेक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं। जो गिवन नहीं दिए गए वो आपके पास यहाँ पे हैं ए बी और सी। ये ए और बी और सी हमें गिवन नहीं दिए गए, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और किस केस में या किस कंडीशन में इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इस कंडीशन में जब वेक्टर आर फोर जो है वो इस सम के इक्वल हो, तो इस कंडीशन को हम जो है वो फिर अपने सोल्यूशन में यूज करेंगे। और यूज करने के बाद जो ए बी और सी अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, वेक्टर आर फोर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। वेक्टर आर फोर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 5k। उसके बाद ये किसके इक्वल है, इक्वल है ए इंटू वैक्टर आर वन प्लस बी इंटू वैक्टर आर टू प्लस सी इंटू वैक्टर आर थ्री। आर वन आर टू आर थ्री ये तीनों वैक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट ए को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 2ai माइनस ए जे प्लस ए के। ये 2 इंटू आर वन का आंसर आ जाएगा आपके पास इस तरह। बी को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास बी आई प्लस 3bj माइनस 2bk। और इसी तरह सी को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास माइनस 2ci प्लस सी जे माइनस 3ck। उसके बाद नेक्स्ट मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, ith कंपोनेंट को भी कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 2ai, यहाँ पे आ रहा है आपके पास बी आई, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास माइनस 2ci। तो इन तीनों ही क्वांटिटीज को टर्म्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2a, ये वाला 2a प्लस बी माइनस 2c, और साथ में क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही क्या हैं आई के ही कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप जे वाले टर्म्स की बात करें तो माइनस ए प्लस 3b प्लस सी, ये आपके पास जे वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट हैं। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा माइनस ए प्लस 3b प्लस सी इंटू जे। और सी वर्ड के वाले टर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास प्लस ए माइनस 2b और माइनस 3c। तो प्लस ए माइनस 2b माइनस 3c इनके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वेक्टर आर फोर आ रहा है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया था, उसको हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो कैरी करते जाएंगे। तो ओवरऑल जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो आप देख सकते हैं एक वेक्टर आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और एक वेक्टर जो है वो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले वेक्टर का तो आपको पता है वो आर फोर है, जो राइट हैंड साइड वाला वेक्टर है वो है दिस क्वांटिटी इंटू आई प्लस दिस क्वांटिटी इंटू जे और प्लस दिस क्वांटिटी इंटू के। तो दोनों ही दो वेक्टर जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में आ रहे हैं दोनों ही क्या हैं आपस में इक्वल हैं, इसलिए दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी वेक्टर्स की इक्वालिटी को हम यूज़ करेंगे, जब भी दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं वो तब भी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में इक्वल या दोनों वेक्टर्स को क्या करेंगे कंपेयर करके हम जो है इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में इक्वल सेट करेंगे। और उसके बाद जो है इस यहाँ पे जो अननोन ए बी और सी इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला वेक्टर है उसका पहला कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, और राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है उसका पहला कंपोनेंट जो है वो 2a प्लस बी माइनस 2c है। क्योंकि दोनों वेक्टर्स के हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाले वेक्टर आपस में इक्वल है, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे। मींस ये पहला कंपोनेंट जो 3 है इस पहले कंपोनेंट के क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको पहली इक्वेशन मिलेगी 2a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 3। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वेक्टर है उसका दूसरा कंपोनेंट प्लस 2 है, और राइट हैंड साइड वाला जो वेक्टर है उसका दूसरा कंपोनेंट ये वाली क्वांटिटी है। ये दोनों क्वांटिटीज भी आपस में इक्वल होगी, तो आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी माइनस ए प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 2। इसी तरह ये जो तीसरा कंपोनेंट है ये वाला राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है इसका जो तीसरा कंपोनेंट जो है वो जो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है उसके तीसरे कंपोनेंट मीन प्लस 5 की इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पे तीसरी क्वेश्चन ये मिलेगी a माइनस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 5। अब ये तीन इक्वेशन आपको यहाँ मिल गई हैं, इन तीनों इक्वेशन को आप लोगों ने क्या करना है सॉल्व करना है, और इन इक्वेशन में जो अननोन ए बी और सी इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वेशन को कंबाइनली जो है वो कैसे सॉल्व करना है वो सॉल्व करना आप लोगों को आता है।
आप एलिमिनेशन मेथड जो है वो कॉमन एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करके भी यहाँ पे ए बी और सी अननोन जो है उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन एलिमिनेशन वाला मेथड क्या होता है कि इक्वेशंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, या किसी नंबर के साथ एक इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई करके किसी और इक्वेशन में ऐड या उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। और इस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है कि इन दी एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको जो है वो जो नई इक्वेशन मिले उसमें कम से कम एक अननोन जो है वो लाजमी कम हो जाए। ठीक है, जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके नई इक्वेशन हासिल करेंगे जिसमें एक कम से कम एक अननोन जो है वो कम होगा, तो अननोन्स को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटीज या चांसेस जो है वो आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर जो 3 है, इन दोनों इक्वेशन में जो एक ए वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है और उसके साथ जो है वो -1 आ रहा है कोएफिशिएंट, और जो दूसरी क्वेश्चन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है उसमें जो ए वाली टर्म आ रही है उसमें जो है वो ए का कोएफिशिएंट जो है +1 आ रहा है। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेते हैं तो ये जो ए वाली टर्म्स है आपस में ऐड होने के बाद क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, और इन दी एंड हमें जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगी उसमें से एक अननोन जो है वो कम हो जाएगा। तो हम जो है वो किसी भी इक्वेशन एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो हम लोगों ने खुद ही जज करना होता है, और इस तरह जज करना होता है कि इन दी एंड हमें जो नई इक्वेशन मिली उसमें कम से कम एक अननोन जो है वो कम हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो ए माइनस ए और प्लस ए दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमें जो नई इक्वेशन मिलेगी उसमें एक अननोन जो है वो कम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम ऐड करेंगे। तो दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख ली हैं। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, जब माइनस ए प्लस ए में ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 0, +3b -2c, तो +3b -2c इसका आंसर आपके पास आ जाएगा +b। इसी तरह +c -3c इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -2c। तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आंसर आ रहा है b -2c, और राइट हैंड साइड में जो नंबर आ रहे हैं 2 और 5 इनको ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्लियरली आप ये लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हमें जो नई इक्वेशन मिली है उसमें से एक अननोन जो है वो कम हो गया। इसी तरह ये जो 3 इक्वेशन है उनको हमें उन्हें उनके साथ हमें जो है इस तरह डीलिंग करनी है कि हमें जो है वो मज़ीद इस तरह की और इक्वेशन मिले जिनमें कम से कम जो है एक अननोन जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें ए के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी के साथ भी जो है वो 2 या -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें भी जो है वो ए के साथ -1 आ रहा है, और सी के साथ यहाँ पे जो +1 आ रहा है। ठीक है, तो ये दूसरे लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें जो ए और सी के कोएफिशिएंट है वो 1 या -1 है, और जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें ए और सी के जो कोएफिशिएंट है वो 2 या -2 है। तो डबल के जो का जो है वो क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पे चक्कर जो है चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें भी ए और सी के क्वेश्चन जो है वो उसमें 2 इन्वॉल्व हो जाएगा। जब 2 इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी तरह वो जो ए और सी के कोएफिशिएंट जो 2-2 आ रहे हैं उनको कैंसल आउट करके एक अननोन को जो है वो काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में फिर क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट माइनस में आ रहा है, यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट जो प्लस में आ रहा है, तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट माइनस में आ रहा है और यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट प्लस में आ रहा है, तो साइन जो है दोनों के कोएफिशिएंट के ऑपोजिट ही है, इसलिए हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशन को ऐड करके आपस में जो है वो कैंसलेशन कर सकते हैं। तो कैंसलेशन कैसे होगी, जब कोएफिशिएंट भी सेम ही होंगे तो इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा इक्वेशन नंबर 2 से -2a प्लस 6b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि उसकी दोनों साइड को हम लोगों ने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। राइट आंसर में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको एज इट जो है यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या कर देना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट ऐड करके देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -2a और +2a दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। उसी तरह ये जो +2c और ये -2c है ये भी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। और फाइनली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आएगा 6b + b 7b, और राइट हैंड साइड में आंसर आपके पास आएगा 4 + 3 7। 7b इज इक्वल टू 7 जो है कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, आंसर आपके पास आ जाएगा b की वैल्यू का 1।
तो बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 आ गई है। इस बी की वैल्यू को ये जो इक्वेशन है जिसमें बी और सी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे बी की जगह 1 तो आपको यहाँ से सी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो बी माइनस टू सी इसमें से जो है वो इसमें जो बी की वैल्यू जो हम पुट करते हैं यहाँ पे बी की वैल्यू हम जो है 1 पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1 माइनस टू सी इज इक्वल टू 7। और हमने क्योंकि सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सी वाले टर्म को एक साइड पे ले जाएंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो माइनस टू सी जो है वो राइट हैंड साइड पे आके आपके पास बन जाएगा प्लस टू सी। और ये जो प्लस 7 है इस साइड पे जाके क्या बन जाएगा -7 बन जाएगा। तो 1 माइनस 7 -6 इज इक्वल टू 2c। इस 2 को जो है वो -6 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा -3। तो आपको यहाँ से c की वैल्यू जो है वो -3 मिल जाएगी। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो 2 है राइट हैंड साइड पे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर देंगे -6 से डिवाइड कर देंगे। कैंसलेशन होगी आपको आंसर जो है सी की वैल्यू का जो है वो 3 मिल जाएगा। तो बी की वैल्यू हमें 1 मिल गई है, सी की वैल्यू जो है -3 मिल गई है, 2 अननोन की वैल्यू मिल गई हैं। तीसरे अननोन की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे जो इक्वेशन 3 लिखी हुई हैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में जो है वो बी और सी की वैल्यू पुट करके जो तीसरा अननोन ए है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस मर्जी क्वेश्चन में पुट कर लें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है जो बी और सी की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2a प्लस बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और -2c सी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन नंबर 1 में बी और सी की वैल्यू पुट कर दी है। सिंप्लीफाई करेंगे -2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा +6 और +6 और +1 +7 2a प्लस 7 इज इक्वल टू 3। ये जो +7 है दूसरा पे जाके क्या बन जाएगा -7 बन जाएगा। 3 -7 -4 2a इज इक्वल टू -4। 2 जो है वो -4 के साथ जब कैंसिल होगा तो आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा -2। ए की वैल्यू आपको जो है यहाँ पे -2 मिल जाएगी। तो ये है ए बी और सी की वैल्यूज एक्चुअली जो कि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी। और आप लोग जो है वो यहाँ पे अपने आंसर को जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ए बी और सी की वैल्यू हम लोगों ने जो है इस कंडीशन के केस में फाइंड आउट करनी थी जब ए को हम जो है वो R1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, बी को हम R2 वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, सी को हम R3 वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास क्या है वेक्टर R4 आए। ठीक है, वैल्यूज तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अगर आप लोग कंफर्मेशन करना चाहें कि आपकी ए बी और सी की वैल्यू जो है वो सही आई है तो आप लोग कंफर्मेशन इस तरह कर सकते हैं कि ए की वैल्यू आपके पास जो आई है यहाँ पे -2 और बी की वैल्यू आपके पास आई है यहाँ पे +1 और सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई है -3। तो ए की वैल्यू जो आपके पास आ रही है -2 इसको वेक्टर R1 के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि वेक्टर R1 आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है इसके साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह जो बी की वैल्यू आपको मिली है 1 उस बी की वैल्यू 1 को आप जो है वो वेक्टर R2 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। वेक्टर R2 भी आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है यहाँ पे। इसी तरह जो सी की वैल्यू आपको यहाँ मिली थी -3 उसको भी जो है वो तीसरा वेक्टर जो है वो R3 उसके साथ मल्टीप्लाई करें। वेक्टर R3 भी आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करें। और अगर इसका आंसर सिंप्लीफाई होने के बाद जो है आपको ये वाला मिलता है +3i +2j +5k। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर जो है वो ये भी मिलता है 3i +2j +5k जो कि एक्चुअली क्या है आपके पास वेक्टर R4 है। अगर आपको ये वाला आंसर मिल जाता है तो फिर आपको ये श्योरिटी भी हो जाएगी कि आपने बी और सी की जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो सही फाइंड आउट की हैं। वो वही वाली वैल्यूज हैं ए बी सी की वो वाली वैल्यूज हैं जिनमें ए को R1 के साथ, बी को R2 के साथ और सी को R3 के साथ जब मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो R4 जो है वेक्टर हमारे पास आंसर में जो है वो आ गया है। अगर तो ये R4 आपका वेक्टर आंसर में आता है तो आपके आंसर जो है वो या ए और बी की वैल्यू जो है वो सही है। अगर आपका आंसर जो है वो ये नहीं आता है वेक्टर R4 तो क्योंकि हम लोगों ने ये कंडीशन यूज़ करके ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट की है और हमारा आंसर जो है वो हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया है वो दोबारा फिर से इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कैलकुलेशन करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करते हुए कुछ ना कुछ जो है वो मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से आपने जो आंसर फाइंड आउट किए हैं वो वेरिफिकेशन करते हुए आपके आंसर जो है वो आपकी गिवन कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन को दोबारा फिर से चेक करना होगा। तो वेरिफिकेशन का तो क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं कहा गया कि अपने आंसर को आप लोगों ने वेरीफाई भी करना है। वो अगर आप लोगों के पास टाइम हो या अगर आप लोग जो है वो चेक करना चाहें तो आप इस वे को यूज़ करते हुए अपनी कंडीशन को यूज़ करते हुए वेरिफिकेशन भी अपने आंसर की जो है वो कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर्स R1 एंड R2। ठीक है, तो कह रही हैं जी R1 और R2 जो दो वेक्टर्स हैं, इनके रिजल्ट, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल जो है आप लोगों ने यूनिट वेक्टर जो है फाइंड करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा समझना आप लोगों ने। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है, ये जो R1 और R2 हैं दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर किसे कहती हैं, मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पढ़ाई हुई है। ऐसा वेक्टर जो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद मिलता है, सम करने के बाद मिलता है, उस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो R1 और R2 के रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब यही है कि हम लोगों ने R1 और R2 को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। इनको ऐड करने के बाद जो हमें नया वेक्टर मिलेगा, लेट्स से वेक्टर R मिलेगा, उस वेक्टर R को हम कहेंगे कि वो क्या है, वेक्टर R1 और R2 का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उस वेक्टर के पैरेलल जो है हम लोगों ने यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के पैरेलल जो है वो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी मैं आपको भी एक क्वेश्चन के सोल्यूशन में नेक्स्ट बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। R1 प्लस R2, ये आपके पास वेक्टर है R1, और प्लस ये आपके पास है वेक्टर R2, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। 2i प्लस आई ये आपके पास बन जाएगा 3i। इसी तरह 4j प्लस 2j प्लस 6k और माइनस 5k और प्लस 3k ये आपके पास बन जाएगा माइनस 2k। तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मिल जाएगा, वेक्टर्स R1 एंड R2 का। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में या इस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल हम लोगों ने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो फर्ज कर लें ये आपके पास जो है वेक्टर R है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर हम जो है वो इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, मीन्स वन लेंथ का वेक्टर फाइंड कर लें, तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया होगा, इसी वेक्टर के पैरेलल जो है वो एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला है आर, इसी को यूज़ करते हम जो है वो इसी के डायरेक्शन में जो है एक यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ओरिजिनल वेक्टर आर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पता हो, जब भी हम किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो जब किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें उसी वेक्टर की डायरेक्शन में जो है वो एक वन लेंथ का वेक्टर मिलता है, या कह सकते हैं कि उसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें जो है वो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसकी डायरेक्शन में हम जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वेक्टर आर को इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वेक्टर आर है रिजल्टेंट वेक्टर, इसके तीनों ही कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उनको आपस में ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड का आंसर आपके पास आएगा 7। वेक्टर आर को इस मैग्नीट्यूड 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाला वेक्टर मिलेगा जो कि क्या है, यूनिट वेक्टर है इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है वेक्टर आर की डायरेक्शन में, तो हम ये भी यही कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर आपको यूनिट वेक्टर मिला है इसकी डायरेक्शन जो है वो वेक्टर आर के पैरेलल है। और यही हम लोगों ने जो है वो अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन में जो है फाइंड करना था, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना था जो वेक्टर आर के पैरेलल हो। तो हम लोगों ने क्या किया है, वेक्टर आर को यूज़ करते हुए जो है वो एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया है। तो वेक्टर आर को यूज़ करके जब हम लोगों ने जो यूनिट वेक्टर फाइंड किया है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो ओरिजिनल वेक्टर आर की डायरेक्शन होगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है आपके पास ये वाला, ये वेक्टर आर के पैरेलल है। और यही हमें क्वेश्चन में जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि हमें कोई ना कोई एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर आर के पैरेलल हो। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सलूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी की मीटिंग के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।